इस सेशन के अंदर अपन काइनेमेटिक्स का जो असाइनमेंट 3 है वो डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास नहीं है पहले वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ले, ठीक है। वन बाय वन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों का आंसर निकालने की अप्रोच डिफरेंट हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगे कि कहीं कॉन्सेप्चुअल आपने गलती की है तभी आप उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अलग अलग अप्रोच समझिएगा ताकि और अच्छा लगेगा और आगे से आपका एक और बढ़िया माइंडसेट बनेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है कि पार्टिकल को इस A1 पोजीशन से A2 और A1 देखना सेम हाइट पे है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ना उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो यदि मैं ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री का, लेट्स सपोज दैट इज़ O, तो A1 से O जाने का टाइम और O से A2 जाने का टाइम इक्वल रहेगा, और A1 से A2 जाने का टाइम क्या है, TA। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो O से A2 का टाइम होगा वो होगा मेरे पास TA डिवाइड बाई 2। समझ में आई बात। सिमिलरली B1 से B2 जाने का टाइम TB है, तो O से B2 का जो टाइम रहेगा वो रहेगा TB डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये आपके पास B2 से A2, जो आपके पास है B2 से A2, इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट है ना वो h है, ठीक है। तो B2 और A2 की यदि मैं बात करूं, इनकी वर्टिकल हाइट h गिवन है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं बता सकता हूं कि O से लगा के A2 तक की जो जर्नी है इसमें वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट माइनस O से लगा के B2 तक की जर्नी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों h के इक्वल आएंगे, डिफरेंस दोनों का। O से A2 तक यदि मैं इक्वेशन लगाऊं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो O पे वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैं स्टार्टिंग O से कर रहा हूँ ना, तो O पे तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। आपके पास फॉर्मूला होता है ना सेकेंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ठीक है। अब आपके पास U0, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया, क्या बचेगा AT², तो हाफ AT²। T² की जगह मैं क्या लिखूँगा, O से A2 तक का टाइम कितना आपके पास TA/2, तो TA/2 का स्क्वायर करूँगा T²/4 माइनस आगे वाले पार्ट में भी हाफ A, ये तो एक जैसे ही है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर पार्ट बचा आपके पास टाइम, तो वो TB का स्क्वायर, TB/2 का स्क्वायर, तो TB का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू h। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये A वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, इक्वेशन दी है और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछे। हाँ, इस बात का याद रखिए कि ये जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन होती है ना, इसे आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन सारे फॉर्मेट याद तो नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट आपको एक फॉर्मेट याद होना चाहिए, और मैं हमेशा एक ही यही वाला सजेस्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इस फॉर्मेट से अपन करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये 0.5 को मैं लिख दूँ 1/2, तो 1/2 एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस 0.04 है, इसे 1/25 लिख सकता हूँ ना, एक्स तो कॉमन ले लिया तो नीचे बचेगा आपके पास 25, और ये वाला 1/2 कॉमन लिया तो नीचे 2 आ जाएगा, और इस तरीके से बढ़िया है। अब आप कंपेयर करके सीधे ही बोल सकते हो कि टेन थीटा कितना है, यहाँ से आप कंपेयर करके बोल सकते हो जो टेन थीटा है वो है मेरे पास 1/2, ठीक है। टेन थीटा 1/2 है, तो आपको ज़रूरत पड़े तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ मैं एंगल थीटा मानता हूँ, तो इसे यदि 1 मानूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास √5 आ जाएगा। अब देखिएगा रेंज यहाँ से क्या दिख रही है,
रेंज है मेरे पास, इसे कंपैरिजन से मैं बोला 25/2, और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है। तो जी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, और sin 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। इस ट्राइंगल से देखो, sin थीटा आएगा 1/√5 और cos थीटा आएगा 2/√5, तो नीचे √5 मल्टीप्लाई √5, 5 बचेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखना, ये 2 से कैंसिल आउट होके ये बनेगा 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो u² कितना आ रहा है चेक करो, वो आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यही आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ हमारा जो u की वैल्यू रहेगी, इस u को ऐसा लिख सकता हूँ 25 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 12.5, ऑप्शन सी। समझ में आई बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ बोला है कि जो दो बुलेट है, ठीक है, उनको आप अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक को थीटा एंगल पे, दूसरे को 90 - थीटा पे, और ये जो उनकी टाइम ऑफ फ्लाइट है उनके रेशियो की बात हो रही है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट के रेशियो की बात हो रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, यही होता है। लेकिन दूसरे वाले का एंगल कितना है? दूसरे वाले का एंगल है 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, तो ये क्या बनेगा? टेन थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा? टेन थीटा रेशियो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, थोड़ा आप आराम से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यू स्पीड से थीटा एंगल पे। ये लो, ये मैंने पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन है यू की, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ आप अल्फ़ा एंगल बना रही है, ये एंगल अल्फ़ा है। बहुत बढ़िया, ये गिवन है। आप जब ये पी पॉइंट पे होगा उस मोमेंट पे इट इज़ राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, तो इनिशियल के परपेंडिकुलर ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, तो यहाँ कहीं एक पार्टिकल पी पे आएगा जब उसकी वेलोसिटी इधर होगी v, ठीक है, और ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये गिवन है। और आपसे पूछा है कि v की वैल्यू कितनी है। आपको शायद थोड़ा सा याद होगा, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वाले सेशन के अंदर। तब मैंने बताया था कि इस O पॉइंट से P तक जाने का टाइम कितना होगा, और टाइम कैलकुलेशन के लिए मैंने लास्ट में एक बहुत ही अच्छा मेथड यूज़ किया था। मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ। लेट सपोज ये वाले डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट O' मान लेता हूँ, तो वो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया था। मैंने कहा था कि O' डायरेक्शन, O' डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी। अच्छा, सबसे पहले तो इधर देख लो आप, ये जी की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना, और इसको आप पीछे की साइड में एक्सटेंड कर दो, तो ये मेरे पास यदि ये इसके परपेंडिकुलर, आप चेक करें, ये अल्फ़ा है तो ये 90 डिग्री होने से 90 - अल्फ़ा, अगेन ये 90 होने से ये अल्फ़ा बन जाएगा। तो जी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर जी कॉस अल्फ़ा और इस लाइन पे जी साइन अल्फ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आप O' वाली डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूं, v = u + at। ये मैंने किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? O' वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो जब p पे, तो O' के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये 0। इनिशियल वेलोसिटी u की u, एक्सेलरेशन माइनस का g साइन अल्फ़ा और टाइम t। तो यहाँ से टाइम कितना मिल गया था हमें? u/g साइन अल्फ़ा। याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही हमने डिराइव किया था। एक बार आपको टाइम मिल गया, अब आप O से O' वाले डायरेक्शन पे फोकस करो, O P' डायरेक्शन।
इस डायरेक्शन के अंदर यदि मैं इक्वेशन लगाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मेरे को। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है तो वो आपके पास जी कॉस अल्फ़ा, और टाइम टी अभी मैंने कैलकुलेट किया है, टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास यू कॉट अल्फ़ा। ये एक तरीका है। अब इसी प्रॉब्लम में आपसे टाइम तो पूछा नहीं था, ये तो मेरे को पता था कि टाइम इस तरीके से कैलकुलेट होता, तो मैंने दो इक्वेशन लगा के सॉल्व की थी। इस हमारे पास एक और अल्टरनेट है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखिएगा, ये प्रॉब्लम मैं डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई और ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये यू की डायरेक्शन, और ये एंगल अल्फ़ा, और यू और वी परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास 90 माइनस अल्फ़ा। सही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी थी, वो थी यू कॉस अल्फ़ा। यही है। जब पार्टिकल पी पे है तो वेलोसिटी वी है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वी कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, और दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए तो इक्वेट कर दी, तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा, यू कॉट अल्फ़ा। इससे आंसर और भी जल्दी आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अपन और सॉल्व कर सकते हैं। आप अलग अलग ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। अब आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका तो है। दूसरा वेक्टर फॉर्म में देखो, चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही करोगे। वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहे हो तो आप दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली सॉल्व कीजिए भाई। आप ये बोलोगे कि सर देखिए, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट यू कॉस थीटा वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो जो भी चेंजेस होना है वर्टिकल में ही होना है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है आपके पास यू साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इन दोनों का चेंज देख लो तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यही आएगा। अच्छा, क्या नहीं करना मैं वो बताता हूँ। कैसा, देखिए स्टार्टिंग में वैल्यू थी यू, फाइनली टॉप पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपाउंड बचता है, दैट इज यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा माइनस यू, ये आपके पास आंसर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। हाँ, आपको यदि करना ही था तो वेक्टर फॉर्म में लिखते, यू वेक्टर को आप दोनों कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते, फाइनल वेलोसिटी को भी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते, तो फिर आंसर आ जाता, आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखते। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है कि एक एज है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि एज है, यहाँ से एक बॉल को आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी आपने, वो दी है आपने 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये बॉल जाके ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, लेट सपोज इस तरीके से ग्राउंड को हिट कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यदि ऐसे ग्राउंड को हिट कर रही है और हिट करने में टाइम आपको गिवन है कि 0.4 सेकेंड का वक्त लगता है, और ये आपसे एक तो हाइट पूछा पहले पार्ट में, तो हाइट बेसिकली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, एस इज इक्व टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10, टाइम 0.4 सेकेंड को लिख सकता हूँ मैं आपस 2/5, तो टाइम का स्क्वायर चलेगा, ये बनेगा आपस 1/2, ये मैं इसे ये वाला पार्ट कैंसिल होकर कितना बन गया 5, तो ये टाइम बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4/25, तो ये कितना बन जाए 4/5, ये बचा 4/5 कितना हो जाता है 0.8, तो हाइट आ गई 0.8 मीटर। हाइट वाले पार्ट में दिक्कत नहीं है, तो पहला आंसर तो पहला पार्ट तो सही है। दूसरा पार्ट में आप ये बोल सकते हो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे जाके हिट करेगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो आपके पास सीधे ही लिख सकता हूँ ना मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना आ रही है 1.6, तो सी वाला पार्ट भी सही है। अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसके पास उस टाइम पे दो वेलोसिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा। एक वेलोसिटी कैसे हॉरिजॉन्टल कंपाउंड रहेगा, एक वर्टिकल कंपाउंड रहेगा।
हॉरिजॉन्टल वाला तो कभी चेंज होता ही नहीं है। वर्टिकल वाला कंपोनेंट देखो, वर्टिकल कंपोनेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सलरेशन 10, टाइम आपके पास 0.4, ये है, तो ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी। तो किस एंगल पे बॉल हिट कर रही होगी? 45 के एंगल पे। तो ये वाला पार्ट गलत है भाई, ठीक है। और जब हिट करे तो वर्टिकल कंपोनेंट 4 है, ये वाली बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से फेंका है, और ये बोला कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे सेम हाइट पे थी। ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। और 2 मोमेंट की बात हो रही है, तो ये 2 मोमेंट ले लेते हैं। इस मोमेंट पे स्टॉपवॉच की रीडिंग थी 1 सेकेंड, वापस सेम हाइट पर आ रहा था, स्टॉपवॉच की रीडिंग थी आपके पास 3 सेकेंड। तो इसे A1 A2 वाले से देखते हैं। तो भी A1 से A2 जाने का टाइम कितना आ गया? तो वो 2 सेकेंड आ गया। तो पीक से मैं जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतनी नीचे, तो यहाँ पे भी मैं टाइम पता कर सकता हूँ। तो ये बोल सकता हूँ यहाँ पे जो टाइम था आपके पास O से लगा कि A2 तक का वो 1 सेकेंड है, और A1 से O का भी 1 सेकेंड। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ का बात कर लेता हूँ, यहाँ स्टार्टिंग का पॉइंट P से प्रोजेक्ट किया मान लेते हैं। तो P से A1 का टाइम भी 1 सेकेंड है, फिर A1 से O का भी 1 सेकेंड है, O से A2 का भी 1 सेकेंड है। तो वापस सेम हाइट पे वापस ग्राउंड को हिट करने में भी 1 सेकेंड लगे। तो टोटल 4 सेकेंड की जर्नी है। ऊपर जाने में 2 सेकेंड, नीचे जाने में 2 सेकेंड। यदि ऊपर जाने में 2 सेकेंड है तो आपको पता है हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड चेंज होनी है, क्यों? एक्सलरेशन ये दिया ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में 20 रहेगी, 20 से 1 सेकेंड बाद 10, फिर अगले सेकेंड में 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ 0 होनी है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। और वर्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं यू साइन थीटा, ये लिखते हैं। और साइन थीटा कितना है? ये सर यू कितना है? 40। थीटा हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से साइन थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 30 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2 सेकेंड ऊपर जाने में, 2 सेकेंड नीचे जाने में, तो 4 सेकेंड का टाइम लगेगा, है ना। अच्छा, आपसे बोला कि ये जो 2 इंस्टेंट बता रहा हूँ A1 A2, इनकी हाइट कितनी है? ऊपर से देखो फ्री फॉल में वो आपका एक था ना 1:3:5:9 वाला। तो O से मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट देखना शुरू करता हूँ। तो O पे वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन वर्टिकल में एक जैसा, टाइम इंटरवल O से A2 और A2 से इधर P', ये सब एक जैसा है। तो पहले सेकेंड में 5 मीटर नीचे आएगी, अगले सेकेंड में 15 मीटर नीचे आएगी। तो आपका हाइट कितना आ गया? 15 मीटर। यदि मैक्सिमम हाइट पूछा होता तो वो कितना था? वो था 20 मीटर। समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, ये बोला है कि भाई ये भी प्रोजेक्टाइल पे कुछ पूछा है। कैसे पूछा आप देखिएगा, इस प्रॉब्लम को आराम से देखिए, ठीक है। ये बोला कि प्रोजेक्टाइल 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन, यहाँ से मान लेते हैं प्रोजेक्ट किया O से, तो 1 सेकेंड बाद में इधर A1 पे आ गया। 1 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन इट इज़ फाउंड टू मेक एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस मोमेंट पे ये 45 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। इस मोमेंट पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का एंगल बना रहा है ऐसे। अच्छा, 45 का एंगल बना रहा है, तो इस मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होंगे इसकी वेलोसिटी का, ठीक है। आफ्टर अनदर 1 सेकेंड इट इज़ ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो 1 सेकेंड बाद में ये वापस से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक चीज़ बताओ, सेम हाइट पे यदि मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ A2, इसमें भी यही नज़र रहेगा, है ना। अब बताओ, 1 सेकेंड यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ से 1 सेकेंड वापस नीचे आएगा। A2 पे और A1 पे देखना, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड हमेशा इक्वल रहेंगे, वर्टिकल कंपाउंड एक का ऊपर रहेगा तो एक का नीचे रहेगा, इतनी बात है। A2 पे वर्टिकल कंपाउंड कितना है? 1 सेकेंड बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। तो इधर हॉरिजॉन्टल पे कितना रहेगा? 10।
तो हॉरिजॉन्टल तो हमेशा ही 10 ही रहेगा, इसका वर्टिकल इधर रहेगा 10, ये नज़ारा, ठीक है। और यदि आपने हर एक सेकंड में एक 10 से कम होती स्पीड, तो स्टार्टिंग में वर्टिकल कंपाउंड कितना रहा होगा 20, तभी तो एक सेकंड में 10 हो गया होगा। और हॉरिजॉन्टल तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो स्टार्टिंग हॉरिजॉन्टल 10। तो रिजल्ट की बात कर देते हैं ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी, स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी यू कितना रहेगा, यू में लिख सकता हूँ 10 कॉमन ले लो तो अंदर 2 और 1 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, तो √5 10√5। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना तो tan थीटा, ये कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ये रहेगा। वर्टिकल में कितनी है 20 और हॉरिजॉन्टल में 10, तो आपके पास ये 2 आ गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना आ गया, उसे मैं इस फॉर्मूला लिखूँगा tan इनवर्स 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ आपके पास 3 अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल के ग्राफ गिवन है और आपको बताने कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक। आराम से देखिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। तीनों प्रोजेक्टाइल के अंदर एक चीज़ फिक्स है कि हाइट इक्वल है, मैक्सिमम हाइट तीनों की इक्वल है। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आता है इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, ये होता है। तीनों की हाइट इक्वल है, एक्सेलरेशन तो वैसे भी इक्वल होना है, तो मेरे पास तीनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में इक्वल रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डिवाइड बाई एक्सेलरेशन इन वर्टिकल। एक्सेलरेशन तो वैसे ही इक्वल होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में बात करते हैं। ऊपर वाले से मैंने प्रूव कर दिया कि तीनों की वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल था, तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों को सेम रहेगा। अब से ट्रू नहीं पूछा, फॉल्स पूछे, तो पहले वाला पास फॉल्स नहीं है, ठीक है, पहले वाला ट्रू है। दूसरा, अब लॉन्च स्पीड की बात करते हैं। जो रेंज होती है वो आपके पास होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के इक्वल है, तो जिसकी रेंज ज़्यादा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा, तो सी की रेंज ज़्यादा तो सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वर्टिकल कंपोनेंट तीनों के इक्वल है, तो यू वाले की स्पीड भी सी वाले की स्पीड सबसे ज़्यादा रही होगी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है और आपसे फॉल्स पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इन्होंने बोला कि एक प्लेयर है, बहुत सारी बेसबॉल को हिट कर रहा है और आपसे बोला कि विच बेसबॉल विल बी इन एयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपके पास 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डिवाइड बाई एक्सेलरेशन इन वर्टिकल। एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से, तो ये सबके लिए एक जैसा रहेगा। डिफरेंस आएगा सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो पहला बोल रहा है कि जिसकी रेंज ज़्यादा, रेंज का कोई लेना देना नहीं इस बात से। जो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला ये होता है ना, मैक्सिमम हाइट का होता है यू स्क्वायर वर्टिकल में डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन वर्टिकल। तो जिसका वर्टिकल कंपाउंड ज़्यादा होता है उसी की हाइट ज़्यादा होती है, और जिसका वर्टिकल ज़्यादा उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज़्यादा रहेगी, तो ये बात सही है। इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 45 से रेंज ज़्यादा आती है तो इसका फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमने सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है।